नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीकली वीडियो में। और ये जो वीक अभी आने वाला है, बजट वाला वीक है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी मार्केट के अंदर। लास्ट वीक जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था, हायर हाई लो बन रहे थे और हायर साइड पे 24,800 24,500 के आसपास एक्सपेक्टेशन थी। 24,800 टच हुआ। लास्ट फ्राइडे को हमने क्या देखा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दिया मार्केट में बजट इवेंट के कारण। और इसमें वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। राइट नाउ विक्स उतना कुछ खास बड़ा नहीं है। विक्स के अंदर भी अगर उछाल आता है मंडे के दिन, थोड़ा बहुत चॉपीनेस हो सकता है। अब दोस्तों ये चार्ट देख के अभी भी स्टिल घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं मार्केट का एक बार ओवरव्यू दूं लास्ट आने वाले हफ्ते के लिए, पिछले हफ्ते तो पॉजिटिव ही मानेंगे, सिर्फ एक जो रेड कैंडल बनी है। बट अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं तो आने वाले हफ्ते के लिए जो ये सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर सपोर्ट एट 24,150, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होगा मार्केट के लिए। और मार्केट अगर यहाँ आता है तो एक बार रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगा मंडे के सेशन में अगर आता है तो 24,150 से 24,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है आपके लिए। इसके ऊपर हमको फोकस करना होगा, ठीक है, अगर मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल तक एक बार अगर पहुंचता है तो। अब दोस्तों सपोर्ट डिफाइन हो गया, रेजिस्टेंस का क्या, तो ऊपर के साइड अब ये क्योंकि ये एक एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, थोड़ा बहुत चॉपीनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हायर साइड पे 25,000 अभी भी एक बार के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हाई निकलना चाहिए और हाई निकलने के बाद कुछ 130-140 पॉइंट ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा अगर ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करना है तो फिर एक रिवर्सल पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। बजट से हम थोड़ी पॉजिटिव उम्मीद ही लगा के चलेंगे। अभिषेक हमें बताएंगे कि क्या क्या जो मेजर 2-3 न्यूज़ फ्लो बन सकते हैं बजट के अंदर। और रिजल्ट्स भी आए हैं कंपनियों के, उसमें से 2 कंपनी के रिजल्ट हम एक बार डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी फिर हम फोकस करेंगे। अब दोस्तों निफ्टी तो हमें पॉजिटिव लग रहा है, फिलहाल बायस पॉजिटिव है, एक एनगल्फिंग बना है, थोड़ा बहुत चॉपीनेस हो सकता है और उसमें सपोर्ट लेवल ध्यान रखिए 24,150। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये स्ट्रांग है। जो मेरा डेली वीडियो देखते हैं उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि नीचे का जो 51,700 और 51,600 का ये जो सपोर्ट जोन है, कोई भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी तो उसका वेट करना चाहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहना चाहिए मेरे हिसाब से। रिजल्ट्स आने हैं, रिजल्ट का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इसके अंदर, कोटक बैंक और HDFC बैंक के। और उसका असर अगर ज्यादा नेगेटिव आएंगे तो थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा, तो मेरे हिसाब से PSU बैंक संभालने चाहिए। लेट अस सी अब क्या होता है इसमें। और मिड कैप के अंदर मेन गिरावट आई है आपकी। मिड कैप की जो आप गिरावट देख रहे हो, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ गई है। जो रेजिस्टेंस बना था पहले, इसी रेजिस्टेंस पे वापस मार्केट आया है, तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस। ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक फर्दर 500 से 800 पॉइंट नीचे जाके फिर ये वाले जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 55,000 का, यहाँ पे जाके एक बार के लिए रिवर्सल अपॉर्चुनिटी जरूर बनाएगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर फिलहाल बायस ही रखेंगे व्यू अपसाइड का। और थोड़ी बहुत चॉपीनेस है, इसलिए हम स्टॉक भी जो डेली वीडियो में डिस्कस करते हैं वो अभी एक आधा ही चार्ट स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। ओवरऑल जो मार्केट ने अपसाइड मूव दी, काफ़ी अच्छी दी। और ब्रेंट और अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स का भी ये बताऊं, पहले डॉलर इंडेक्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए एक बार नीचे गया था, ये फिलहाल मैं बॉन्ड यील्ड बता रहा हूँ आपको, तो नीचे गया था, नीचे आने के बाद एक हल्का सा रिवर्सल स्पाइक, और इसके अंदर एज सच घबराने वाली बात नहीं है। रेट नीचे जाने के जो प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा है। ब्रेंट के अंदर कल करेक्शन आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा मेरे हिसाब से अब करेक्शन बन सकता है यहाँ पे। अगला लेवल 81 के नीचे जैसे ही जाएगा ब्रेंट, 78 और 75 के लेवल के लिए ओपन हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव रहने चाहिए ओवरऑल। और डाउ के अंदर 40,000 का सपोर्ट आपको लगना चाहिए। मतलब देखो, आपने कभी भी देखा है मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए आ जाता है। तो अभी डाउ रीटेस्ट के लिए आ गया है। डाउ में घबराना जब है जब हमें 39,500 के नीचे क्लोजिंग मिले। ओके, सो दिस इज इट टेक्निकली। ओवरऑल मार्केट में बायस फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे बजट के हिसाब से, बट कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो थोड़ा कॉशन रहेगा।
अभिषेक से अभी जान लेते हैं कि बजट के अंदर कौन कौन सी एक बार न्यूज़ फ्लो बन सकती है, और रिजल्ट के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे। या हेलो एवरीवन। सो ये जो हफ्ता होने वाला है इस पे बेसिकली सबका नज़र से बजट पे ही रहने वाला है। एंड हमने जो भी अभी तक बजट में जो ट्रेंड देखा है एनडीए गवर्नमेंट का, उसमें हमने जो चीज़ देखी है वो चीज़ कंटिन्यू होगी। सबके हिसाब से वही बात है कि डिफेंस में जो उनका एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट, वो उनका बढ़ेगा। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि उनका जो केपेक्स हो रहा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी एक बड़ी जंप आई थी लास्ट बजट में, जो फुल बजट आई थी। और वही हम सोच सकते हैं कि इस बार भी कंटिन्यूअसली वो भी जाएगा। रेलवे में भी हम सोच सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि वो चाहते हैं देयर वोंट बी एनी वेटिंग लिस्ट बाय इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, की वेटिंग लिस्ट का काम खत्म हो जाए रेलवे से। तो उस चीज को देखते हुए भी शायद से एक हिंट मिला है कि बजट में और कुछ नया बूस्ट मिल सकता है। ये बात रही केपेक्स और इंफ्रा की, बट देर आर सम थिंग्स जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को शायद से सेटबैक दे सकता है। पहला चीज है एफएनओ। सो एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में बहुत दिन से हलचल हो रही है कि गवर्नमेंट और जो भी सेबी है वो भी देख रहे हैं कि जितना भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ है और जो एवरी डे का एक एक्सपायरी ट्रेडिंग होने लगा है, जिसके कारण से गवर्नमेंट को भी एक थोड़ा सा कॉशियस होके चलना पड़ रहा है। और अब गवर्नमेंट के तरफ से सीतारमन जी ने कहा है कि एफएनओ ट्रेडिंग के तरफ हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें एक वेल्थ लगता है किसी भी फैमिली का। एंड अगर ऑन एन एवरेज जो एक डेटा है कि 2022 में एक एवरेज एफएनओ ट्रेडर ने करीब करीब 1.5 लाख का लॉस किया है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। और उसमें से ही कुछ एक स्टेप जो सब सोच रहे हैं कि हो सकता है, वो है एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह देखा जाए। ये होने से उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, ए जिनका टैक्स ब्रैकेट 30% के नीचे आता है, यानी कि जो 15 लाख के नीचे कमाते हैं। दूसरा, अगर आप अभी तक अ, इसको आप जो सेट ऑफ कर देते थे इसका लॉस को, आगे जाके वो 8 साल के लिए पीरियड वैलिड होता था, अब वो सिर्फ 4 साल के लिए रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो भी लॉस होता है उसे आप सेट ऑफ सिर्फ अनदर स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही कर सकते हो, नॉट एनी अदर बिजनेस। तो ये सब चीजें रहेगी दिमाग में कि आगे अगर इस पे कुछ भी कदम होता है तो उस हिसाब से जो कंपनीज है जो एफएनओ ट्रेडिंग के कारण से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेट्स से एंजल वन हो गया या एनी अदर ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, इनफैक्ट बीएससी हो गया, ये सब स्टॉक्स पे हमारी नजर रहेगी इफ देर इज एनी डेवलपमेंट टुवर्ड्स द एफएनओ साइड। अब मूविंग फॉरवर्ड देन वी कैन टॉक अबाउट अनदर सेक्टर जो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में गवर्नमेंट का एक टारगेट है बाय 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल। ये काफी टाइम से गवर्नमेंट इसके बारे में बात भी कर रही है, बट एक मूवमेंट शायद देवराज भी क्लियर कर सकते हैं इफ देर इज एनी मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ द लाइक्स ऑफ एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। और अगर वो सही है जो मुझे देवराज थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक हलचल आ रही है इंश्योरेंस स्पेस में कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है रिगार्डिंग दिस, एंड देयर माइट बी अनदर पुश टुवर्ड्स द इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ दिस डजंट मीन कि सिर्फ इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड लोग हैं उनके नंबर्स को कैसे बढ़ाए, बट इनफैक्ट जो अदर साइड होता है कि कोई भी इंश्योरेंस का जो पैसा होता है, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 57 लाख करोड़, जो इंडिया में इंश्योर्ड अमाउंट है। तो वो अमाउंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट शायद से जो अभी तक इन्वेस्टमेंट्स पे उस पे जो एक लिमिटेशन है उसको खोल पाए और उसको अदर एसेट्स में भी डाल पाए, जिसके कारण से क्या होगा कि जो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक यूलिप या कुछ भी हो, वो सब एक कंपिटिटिवनेस उनका बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द लाइक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज वेल। एंड ये चीज देखने लायक होगी कि गवर्नमेंट इसे किस तरह से एड्रेस करता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें हम कुछ डायनेमिक मूवमेंट देखें टुवर्ड्स द लाइक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट और इंक्रीजिंग द रूरल एरिया ऑल्सो। अगर रूरल एरिया में किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस को हमें भेजना है तो उनके लिए हमें इंसेंटिव्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर वो देता है तभी गवर्नमेंट, अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज को अगर वो एक इंसेंटिव देती है, तो हम शायद देख सकते हैं कि जो भी इसके अंदर अब जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स आर लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू द रूरल स्पेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो लैक ऑफ डेटा भी होता है कि उनके पास अगर डेटा सही नहीं हो तो वो प्रीमियम किस हिसाब से चार्ज करे, और उनका जो इनकम है वो भी लो होता है, एंड हेल्थ केयर इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। सो ये सब कारण से कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक रूरल स्पेस में जाने से। पर अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है तो मे बी प्राइवेट कंपनीज भी उसके तरफ जाए। सो तो दीज आर द न्यूज। हम्म, बाकी हम
हर एक इंडस्ट्री से गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ हर साल के जैसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है। एक तरह से देखा जाए तो जो मिडल क्लास के लिए है वो है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें 2-3 तरह से मॉडिफ़िकेशन हो। पहला तो जो ये रिडक्शन गवर्नमेंट देती है, उसका अमाउंट इंक्रीज़ किया जाए या फिर दूसरा जो अभी 7 लाख तक है, उसको बढ़ा दिया जाए और उसे 12 लाख तक भी कर दिया जाए। ये भी कुछ-कुछ माँगे हैं जो आगे आ रही है एंड लुकिंग एट द अमाउंट दैट गवर्नमेंट माइट लूज़, उस हिसाब से दिस इज़ आल्सो पॉसिबल इफ दे वांट टू डू इट। इट इट व्हाट आई फील इज़ इट इज़ अबाउट द इंटेंट इफ दे वांट टू डू बिकॉज़ अगर हम पॉलिटिकली देखा जाए, तो उनका मैंडेट इस बार वीक आया है और उस चीज़ को हम्म। अगर उन्हें पुश करना है, तो उन्हें ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ जो हम कहते हैं पॉपुलिस्ट कदम उनको उठाने पड़ेंगे कि जिसके तरफ से जो उनका वोट शेयर है, वो एक रिटेन भी रहे और ग्रो भी करे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर का ऑलरेडी फिर हमने देखा मूव आते हुए, जैसा क्योंकि मैंडेट के हिसाब से रूरल पे ज़्यादा फोकस हो सकता है बजट का, और रियल स्टॉक भी चल गए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फोकस वही बन रहा है। इंश्योरेंस भी जैसा बता रहे थे कि इंश्योरेंस के अंदर भी एसबीआई लाइफ हमने कवर किया था और इस पे हमने ब्रेकआउट सुन देखा था, और ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट सुन मैंने मार्क किया था, और हम इसको स्टडी किस दिन कर रहे थे, हम चार्ट जब भी देख रहे थे 11 जुलाई की डेट थी, अगले दिन कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। अभी इसी बेसिस पे हम एक ही काउंटर नेक्स्ट वीक के ऊपर हम चार्ट स्टडी करना चाहेंगे, वो इसी इंश्योरेंस स्पेस से है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी का बिहेवियर देखो, दो बाकी एच डी एफ सी लाइफ और आईसीआईसी, इनके अंदर भी मूव है, इनके अंदर भी अगर हम देखा जाए तो इनके अंदर भी एक बार पैटर्न बन रहा है। और पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सीएनएच बना और फिर ब्रेकआउट मिला एच डी एफ सी लाइफ में, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिलहाल थोड़ा सा फेस हो रहा है, और एच आईसीआईसी प्रूडेंशियल के अंदर फ्लैग पैटर्न बनते हुए ऊपर गया। सो प्राइवेट प्लेयर में हमारी नजर रहेगी कि ये भी अगर बढ़ेंगे मंडे के दिन, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कुछ ना कुछ निकल के आए। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ये अब ऑलरेडी रन अप करता जा रहा है, और ये रन अप करने की वजह से अगर कोई फ्रेश जो पोजीशन बनेगी, वो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिशनेस नहीं है पूरे स्पेस में। तो बुलिशनेस काफी है इंश्योरेंस स्पेस में। और अभी जो मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा जो आने थोड़े टाइम में, वो एलआईसी का स्टॉक होगा, उसमें चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है और ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है, तो इस वजह से उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो अभिषेक, जैसा रूरल के उसमें फर्टिलाइजर पे ध्यान दिया जा रहा है और बाकी सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो आई थिंक इंश्योरेंस भी जैसा आप बोल रहे हो कि अंडर पेनिट्रेटेड है थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे फोकस हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, और थोड़ा मोमेंटम और बढ़ना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो एच डी एफ सी लाइफ आईसीसी प्रू है, ये भी थोड़ा कुछ एक बार मोमेंटम दिखाए। तो दोस्तों अभी रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं और एक बार व्यू करते हैं रिजल्ट में क्या इंटरेस्टिंग बना है। यस, सो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे एक स्पेस है जिसका नाम है रियल्टी और उसमें स्टॉक का नाम है ओबरॉय रियल्टी। ये एक शेयर है जिसके बारे में जिसका जो स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 10% डाउन चल रहा है फ्रॉम द हाई, बट अभी इसने एक रिजल्ट इसका आया है क्वार्टर वन का ऑफ 2025 एफवाई, उसमें कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इफ यू सी ईयर ऑन ईयर कि लास्ट ईयर Q1 से इस ईयर Q1 को अगर हम लोग कंपेयर करें, सो देयर इज नियर अबाउट 90% जंप ऑन द ओपीएम लेवल्स। तो अगर 90% जंप प्रॉफिट मार्जिन में आ रहा है एंड इसका एक मेजर रीजन दोनों ही है कि एक तो टॉप लाइन भी आपका सेल्स भी बढ़ा है, दूसरी तरफ आपका ओपीएम मार्जिन भी बढ़ चुका है। तो इन दोनों के कारण से इसका जो ओपीएम लेवल है प्लस पैट लेवल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी कंपनी का लगभग दोगुना होते हुए हमें नज़र आ रहा है। बट अगर हम लोग इस कंपनी के अभी एक पीई रेशियो चार्ट पे जाए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ सबको। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो एक रेंज में हमेशा ट्रेड करता है। इसका लेवल्स है अराउंड 15 प्लस पी टुवर्ड्स 45 अराउंड। तो 15 से लेके 45 तक कंपनी का पी ट्रेड करता है रेंज में। एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम लोग शेयर प्राइस देखें और ईपीएस देखें तो शायद हमें ये बात पता नहीं चले, क्योंकि ईपीएस तो ग्रोथ हो ही रही है या फिर स्टेगनेंट सा हो जाता है, बट शेयर प्राइस जब ईपीएस पीक कर रहा होता है उसके 2-3 के पहले ही हमें दिखने लग जाता है कि इसका पी क्रैश करने लग जाता है। सो इसका मतलब क्या है? 2 रीज़न से कारण कंपनी का ये हो सकता है। एक तो कंपनी का डेटा अच्छा आ रहा है, लेकिन समहाउ द स्टॉक प्राइस इज़ स्टिल कांस्टेंट, इट इज़ नॉट मूविंग अप। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भले ही उसका ईपीएस बढ़ रहा है बट स्टिल द शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग डाउन।
तो ये 2 रीज़न जो आती है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या गिर रहा है। मतलब कि जो ईपीएस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस पे शेयर प्राइस उतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है, और ये एक साइकिल के जैसे चलती है, एंड वी कैन सी कि जस्ट वन कंप्लीट साइकिल इज़ ऑन एन एवरेज ऑफ 2 टू 3 इयर्स। जो अगर 2 टू 3 इयर्स का जो साइकिल हमें दिख रहा है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये अभी कंपनी उस लेवल पे पहुँची नहीं है, बट इट इज़ नियर दैट। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा हमें देखने के लिए आगे जाते वक़्त। तो देवराज, व्हाट डू यू थिंक टेक्निकली कि ये चार्ट कैसा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप क्या कहना चाहते हो? टेक्निकली चलते हैं और उसके हिसाब से चार्ट की बात हो रही है तो ये पी चार्ट में भी अगर हम देखें, जैसा बता रहे थे कि 2 से 3 साल का साइकिल चलता है, तो ये चालू हुआ अगस्त 23 से। ऑलमोस्ट साइकिल ने इधर काफी फास्ट तरीके से ऊपर गया, लेकिन रिजल्ट आई थिंक अच्छा आने के कारण और थोड़ा डिप भी आया है प्राइस में, तो हम देख सकते हैं रिजल्ट क्योंकि अच्छे आए, तो उसके बाद ये पी डिप हो गया राइट वापस। तो आई थिंक यहाँ से जो ये डेटा पॉइंट को हम कैरी करते हैं, और इसके साथ अगर हम चार्ट को भी देखें, मेरे हिसाब से ये अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 जून का जो इलेक्शन रिजल्ट की वॉलेटिलिटी का लो है, और जो ये कप एंड हैंडल जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका जो ब्रेकआउट है वो लगभग सेम लेवल पे है। तो अगर मार्केट देखो, रिजल्ट के अंदर क्या होता है, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट के अलावा बाकी चीजें भी होती है। मैंने टीसीएस के रिजल्ट के टाइम पे भी कहा था कि सिर्फ हमको ओपनिंग का इंतजार करना है। टीसीएस गैप अप हुआ और फिर वन वे रैली हो गया, क्योंकि हमारे हिसाब से रिजल्ट तो पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट भी किस हिसाब से ले रहा है वो भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं मार्केट, लेकिन अगर इसको कोई भी जैसे करेक्शन चल रही है निफ्टी में, उस बहाने अगर ये गिर जाए, तो मेरे हिसाब से अच्छे लेवल क्या होंगे इसके अंदर, एक 1580, और उसके बाद हल्का सा नीचे 1540। ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक के लिए। जिस भी दिन ये स्टॉक 1500 के नीचे चले जाएगा, फिर हम इसके अंदर चॉपीनेस एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा लग रहा है चार्ट पे। एक रीटेस्ट वाला सेटअप है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के अंदर अगर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, अगर आप यहाँ से इसका पैटर्न का आप टारगेट निकालोगे, तो एस वाली पैटर्न बेसिस वो भी आ गया, उसके बाद अब करेक्शन हो गई। ओवरऑल देखे तो एक सपोर्ट पे आने के चांसेस अगर बनेंगे मार्केट वीकर मार्केट ब्रेथ के कारण, तो 1580 का अच्छा लेवल बनेगा, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई जरूर देगी। तो ओवरऑल चार्ट तो अच्छे हैं अभिषेक। आई थिंक इतना ज्यादा मेजर लोअर लो लोअर हाई स्विंग नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत करेक्शन है आफ्टर द पैटर्न कंप्लीशन। ऑल राइट, सो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। उसका नाम है एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स का भी रिजल्ट आया था, एंड उसमें भी देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा है वो बहुत म्यूटेड रिजल्ट हम जिसे कहते हैं, जिसका मतलब है कि अच्छा रिजल्ट कंपनी नहीं शो कर रही है। एंड एशियन पेंट्स एक ऐसा कंपनी है जो कंसिस्टेंटली कंपाउंड करते आ रहा है हमेशा से। ये सबके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में रहता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ऐसा रिजल्ट शो करे जिसमें हमें एक ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, प्लस इट इज चेंजिंग इट्स नेचर ऑफ बिजनेस समहाउ, इट इज ट्राइंग टू, व्हाट वी कैन से, क्योंकि कंपनी पेंट सेक्टर में थी, अब कंपनी किचन अप्लायंसेस, होम डेकोर, ये सब में भी घुसने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो वो नया बिजनेस है जो कंपनी सोच रही है और जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और जो उनका एक टारगेट था वो अचीव होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ पेंट सेक्टर जो है वो उनका वो उस लेवल पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। इसका एक रीजन जो मुझे अभी समझ के आ रहा है कि कंपनी जो है वो होम पेंट के तरफ में इनका ज्यादा वो है ध्यान। इट्स नॉट एक्सटीरियर वॉल्स, इट्स द इंटीरियर वॉल्स दैट द कंपनी फोकसेस ऑन। नाउ इंटीरियर वॉल्स में जो भी हमारे व्यूअर्स है और जो भी शायद से अपने नए घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या कोई भी शहर में हो नया घर बन रहा है या रेनोवेशन हो रहा है, उनको एक चीज शायद से कॉमन बात लगे कि पहले जब घर बनता था और अभी जो घर बनता है उनमें एक डिफरेंस आने लग गया है, वो है पैनलिंग का। आजकल जो भी इंटीरियर स्पेस का जो डिजाइनिंग है उसमें पेंट्स को छोड़कर वॉल पे आजकल पैनलिंग होने लग गया है। आजकल लोग उसे अलग वे में डेकोर करते हैं, जिसके कारण से पेंट का यूटिलाइजेशन उतना नहीं रहा है जितना पहले होता था, वो थोड़ा कम हुआ है। कोई भी जन अगर किनका बजट बड़ा होता है, पहले लोग क्या होते थे कि वुडन फिनिश का अगर उन्हें किसी को भी काम करवाना होता था तो पहले प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। बट अभी अगर आपको सीलिंग पे भी वुड फिनिश चाहिए तो आजकल बहुत सारे टाइप्स के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं जो इक्वली ड्यूरेबल रहते हैं। सो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसा विनियर जैसा या कुछ भी आप वॉल पे पैनलिंग या कुछ कराते हो, मतलब ये होता है उस वॉल पे कभी पेंट नहीं होती वापस। यूजुअली लोग का एक पेंट साइकिल होता है घर में, ओके। हर 4 से 5 साल में लोग पेंट करते हैं वॉल पर। अगर
उतना घर पे वॉल्स नहीं रहेगा पेंट करने के लिए, और अगर वो उसे हम कवर कर देते हैं थ्रू द यूजिंग ऑफ प्लाईज और विनियर्स और एनी अदर थिंग, तो मतलब कि पेंट साइकिल नहीं आ रहा है कम वापस से, और लोगों का वो रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है। ये कंपनी को भी शायद पता होगा, इसलिए कंपनी किचन अप्लायंसेस एंड अदर चीज में भी घुस रही है। दूसरी तरफ इनका जो बाकी जो फोकस है किचन अप्लायंसेस एंड जो भी चीज हम कहते हैं सीपी फिटिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो सब उन्हें वो रिटर्न नहीं दे रहा है, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके कारण से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हम स्टॉक प्राइस पे भी देख सकते हैं कि वो मूवमेंट एक कंसोलिडेट होते आ रहा है एक ही लेवल पे। सो जो भी लोग इस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उनका पेशेंस ज़रूर टेस्ट हो रहा है। बट मेरे हिसाब से ये सब एक ट्रेंड होता है मार्केट में, और ये ट्रेंड रिवर्स होते रहता है। जैसे कि कपड़े में फैशन में पहले वाइड जीन्स आती थी, फिर हम्म। स्किनी फिट आने लग गया, फिर वापस वाइड जीन्स का फैशन आ गया। वैसे ये भी एक ट्रेंड रहता है, और मेरे हिसाब से जब ट्रेंड्स चेंज होगा तो कंपनी भी अच्छा करने के लिए वेल पोजिशन्ड है। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, देयर इज नो रीजन टू पैनिक राइट नाउ। ओके, तो एक बार चार्ट पे देखते हैं। मैं एक्चुअली इसका चार्ट देख रहा था और लॉन्गर टर्म चार्ट में थोड़ा वीकनेस है एशियन पेंट की, अगर हम बात करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साइडवेज में देखो जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, आप गौर से देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं थोड़ा सा आपके बोल्ड करता हूँ और इसको मैं रेड लाइन करता हूँ अभी। तो ये लाइन ना, आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसको अभी मैं अगर चार्ट को पीछे लेके जाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है बेसिकली, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल की ऑन अ मंथली चार्ट उसकी लाइन आ रही है। आप देखिए, अगर मैं आपको मंथली चार्ट बताऊं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो बन रहा था आपका, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे फाइनली ब्रीच हो गया। और वो ब्रीच होने के कारण से जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, ब्रीच होने का जो ये हमें व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि ये ब्रीच हो गया। और ये ब्रीच होने के बाद आप देखिए 4-5 महीनों से कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़े जो बड़े प्लेयर है, आई थिंक टेक्निकली भी ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत ना कॉशन आ रहा है काउंटर के अंदर। तो जैसा अभिषेक बता रहे कि फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए इशू नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है कि अगर इसके अंदर जल्दी से 3560 का ये ब्रेकआउट नहीं आया आने वाले 1-2 महीनों के अंदर, और तो फिर हम शायद फिर एक लोअर सपोर्ट की ओर शायद फिर बढ़ जाए। सो लेट अस सी इसके अंदर क्या होता है। लेकिन चार्ट है थोड़ा वीक अभी। क्रूड एक अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अभी देखो जो ट्रम्प पे स्पेकुलेशन चल रही है, अगर आप ट्रम्प की स्पीच सुनोगे, तो ट्रम्प की स्पीच के अंदर सबसे बड़ी एक चीज क्या आ रही है निकल के, कि एनर्जी पे फोकस करना है उनको। एनर्जी पे फोकस करना है मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो डाउन काफी कुछ करेंगे, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो भी कम करेंगे, ऐसा निकल के आ रहा है स्पीच में। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट पे ब्रेंट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ट्रम्प जैसा इलेक्ट होके आते हैं और ट्रम्प प्रेसिडेंट बनते हैं, तो क्रूड का प्राइस $60 के आसपास पूरी कोशिश की जाएगी, 60, 65, 55 के रेंज में लाने की। तो उससे रॉ मटेरियल के अंदर काफी उनको एक इम्पैक्ट आई थिंक पड़ेगा एक बार के लिए। सो देखते हैं अभी ओवरऑल किस हिसाब से परफॉर्म करता है। चलते हैं वीकली वाले काउंटर की ओर। और ये मैंने आपको फ्राइडे के हिसाब से भी एक बार चार्ट स्टडी में डिस्कस किया था। ये है राइजिंग चैनल ऑन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। अब आप देखिए राइजिंग चैनल में है, राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मेरे को एक पॉजिटिव बात क्या लगी इसके बारे में, फ्राइडे क्या मार्केट के अंदर सेलिंग थी, उसके बावजूद आप देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है SBI लाइफ और LIC, जो PSU गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, ये देखिए आप ग्रीन में बंद हुई। इससे मेरे को एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि इसने एक ग्रीन में क्लोजिंग की कोशिश की। और मेरे हिसाब से मंडे के लिए तो ये अच्छा खासा एक बार पॉइंट हो रहा है। 1135 जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा यहाँ पे मूव दिखाई देने की आशाएं लग जाएगी, क्योंकि वो लेवल निकालने के बाद इसका ऑल टाइम हाई लेवल 1170 भी काफी क्लोज है। तो ये वाला मैं काउंटर एक बार डिस्कस करना चाहता था चार्ट स्टडी पे, जो हमारे आ रहा है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है ओवरऑल, और सेक्टर का जो बाकी पीएस है वो भी रनअप दे चुके हैं। LIC ने अभी तक उतना रनअप नहीं दिया, और ऑब्वियसली ये काफी हैवी वेट काउंटर है, तो इसको रनअप के लिए भी थोड़ा मेरे हिसाब से समय लगता है। और अभी एज पर दी चार्ट राइजिंग चैनल बना है, और वी विल होप कि कुछ अगर ब्रेकआउट बने तो फिर थोड़ा सस्टेन करे। अभिषेक, एनी अदर थिंग टू ऐड? या नथिंग फ्रॉम द स्टॉक पर्सपेक्टिव, बट वही है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है, और क्योंकि हम लोग एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बजट सेशन,
अगर कोई भी बजट सेशन है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है ये। अभी आपको इन्वेस्टेड ही रहना है, बट अगर कोई निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो मेरी एक राय रहेगी कि व्हेनेवर योर इंडेक्स फॉल्स बाय 5%, जिसका चांसेस अभी कम है, बट इन केस फ्यूचर में, या जैसे अभी हमने देखा रिजल्ट वाले दिन 8 टू 9% का फॉल आया था, जो लो बना। हम्म, कभी भी इंडेक्स 5% गिरता है, आपका जो एसआईपी अगर आप कर रहे हो, उसमें जो 1 मंथ एसआईपी अमाउंट है, आप उतना वापस इन्वेस्ट करो जब भी मार्केट 5% फॉल करता है। इससे क्या होगा ना, अगर आप दो चीज करते हो, एक होता है स्टेप अप एसआईपी, जिसमें आप 5 या 7 या 8%, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, ईयर ऑन ईयर आप अपना एसआईपी का वो बढ़ाओ अमाउंट, प्लस जब भी मार्केट 5% गिरे, आप वापस इन्वेस्ट करो, जिससे आपका जो रिटर्न होगा वो नियर अबाउट, अगर हम लास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखें, अगर रिटर्न निफ्टी ने 13% का दिया है, तो आपका रिटर्न 15% का होगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि अगर आप सेम इंडेक्स में इन्वेस्ट करके भी आप कैसे कमाते हो, दिस इज द ओनली सिस्टमैटिक वे वेयर यू कैन टाइम द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। टाइमिंग द मार्केट इन अ सिस्टमैटिक वे इज, वंस यू पुट अ रूल कि 5% गिरा तो मैं और बाय करूंगा, नॉट लाइक कि 2% गिर गया तो मैं खरीद लूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। एक लेवल आप मेंटेन करिए, रूल बुक में लिख लीजिए 5% गिरा तो मैं खरीदूंगा, 10% गिरा तो और खरीदूंगा, 15 गिरा तो और खरीदूंगा। अगर आप ऐसे प्लान करके चलोगे, तो इन्वेस्टमेंट का जो आपका जर्नी है वो बहुत सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली 15-20 ईयर्स प्लस, राइट? मतलब बेसिकली बहुत लॉन्ग टर्म, राइट? या इट्स 10 प्लस ईयर्स अकॉर्डिंग टू मी, इट्स 10 प्लस ईयर्स। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें ये एक फॉर्मूला आप अपना सकते सो दोस्तों, दिस इज इट। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हम काफ़ी वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। मेरे हिसाब से आप ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। सेकंड चीज़, आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आने वाले वीडियो में आप कौन से सेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस चाहते हैं। अगर कमेंट में मेरे को वो सेक्टर के ऊपर ज़्यादा एक बार डिस्कशन होते हुए दिखेगा, या वो सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो हम वो सेक्टर को भी फिर हम कवर कर सकते हैं, और अभिषेक आपको अच्छे से उसके ऊपर गाइड कर देंगे। सो गाइस, दिस इज इट, और अब हम मिलेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में।